एक महिला जिसके साथ शादी का वादा, शादी के वादे के बाद जो है पैसों की चीटिंग और शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाना, फिर उसे गांव बुला करके प्रताड़ित करना, मारपीट करना, उसके ऊपर अत्याचार करना। महिला मुंबई में भी लड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी जाकर के लड़ती है। इस पूरी कहानी हम आपको बता दें कि पहले हम इस पीड़ित महिला का पूरा मामला एक खबर के जरिए आप तक पहुंचा चुके हैं, आप सभी के सामने रख चुके हैं। दूसरी बात, इस पीड़ित महिला को सबके सामने लाने का सबसे मुख्य कारण है कि महिला को झांसा देकर के जिस सलीम ने पैसे भी ऐंठे और गांव बुला करके मारपीट भी की, उसमें उसके एक वकील बहनोई और पत्रकार भाई की क्या भूमिका है। आइए जानते हैं किस तरीके से ताज मोहम्मद नाम के इस वकील ने अपने साले सलीम को बचाने के लिए किस तरीके से इस महिला को प्रताड़ित किया, कैसे धमकियां दी, किस तरह का व्यवहार किया। हालांकि उत्तर प्रदेश के थाना कंधई में भी उसके खिलाफ एक मामला इसी महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है 323, 504, 506 और 147 धारा के तहत। वहीं सलीम की पूरी मदद करने में, इनको झांसा देने में और इनको प्रताड़ित करने में मदद करने के तौर पर रेप केस में भी जो है उन्हें आरोपी बनाया गया है। क्या कहना है आपका? ये पूरा जो आपका रेप का केस है, जो सलीम ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आप गांव गई, पहली खबर में हमने सब आपको सभी हमारे व्यूअर्स को बता चुके हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज फिर से आपको कैमरे पर लाई है, जो आप कहना चाहती है सलीम के बारे में, उसके बहनोई वकील ताज मोहम्मद के बारे में? रफीक भाई, मेरे को ये 1 साल के बाद, जैसे ये एफआईआर दर्ज होने के बाद इसका पूर्वी जवाब होता है, पूर्वी जवाब होने के बाद हाँ, पुरौनी जवाब में ताज मोहम्मद को भी आरोपी बनाते, नसीम को भी आरोपी बनाते और ताज नसीम जमा रमजान में हो जाता है, छुट के आता है। छुट के आने के बाद 1 साल तक तो पुलिस डिले करती है, फिर मैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाती हूँ, हाईकोर्ट में लेटर्स डालती हूँ। इसके बाद जो नए डीसीपी आए, जो नए आईओ आए, सरनाइक, विकास सरनाइक ने मुझे बहुत हेल्प करी। उन्होंने मतलब शुरुआत से उन्होंने पहले आरोपी को भी उन्होंने अरेस्ट किया, नसीम को, और जब दूसरे आरोपी को लाने, ताज मोहम्मद को और सलीम को लाने के लिए पिछले महीने में 3 तारीख को सरनाइक की टीम जाती है यूपी, उत्तर प्रदेश। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे सरनाइक सर के साथ भी इतना गलत होता है, वो मुझे आके बताए। उनका भाई है जो अमर उजाले का एडिटर है या रिपोर्टर है, जो भी है, अमर उजाले का है वो, तो वो पत्रकार होने का इतना फायदा उसने वहाँ पुलिस के साथ भी उठाया। पुलिस को भी उसने मारने के लिए गाँव में पब्लिक जमा की थी और बोलता है कि हम लोग एक रिपोर्टर है, हम लोग एक पत्रकार है। पुलिस ने उनको कोई सहयोग नहीं किया? नहीं किया, पुलिस छोड़ के भाग गई थी उधर। बाद में फिर वो यहाँ की पुलिस ने फाइट करी, तब पुलिस आई। आने के बाद यहाँ की पुलिस ने बोली कि वहाँ के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाद में लड़ी, बोले कि तुम्हारा भाई वकील होने का इतना फायदा उठाया है कि बम्बई में अपराध उस पे 1 साल से हो रहा है, उसकी न्यूज़ें चल रही है, तो वो एक अपराधी है, तो अपराध को लेने के लिए, अपराधी को लेने बम्बई पुलिस आई, इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। और वहाँ पे सरनाइक सर को भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया। वहाँ का एसएपी, वैसे एसएपी तो लानत होए, यूपी की पुलिस और एसएपी पे खास करके लानत होए। प्राउड है हमारे बम्बई के एसएपी, डीसीपी और पुलिस को कि इतना तो चलो वो लोग करते हैं। मुझे ऑफिसर बोल रहा है कि वहाँ के एसएपी ने मुझे कॉपरेट नहीं किया, ऑफिसर खुद बोल रहा है कि एसएपी ने मुझे कॉपरेट नहीं किया। अगर मैडम वहाँ की पुलिस अगर थोड़ा भी सही से कॉपरेट करती तो हम दोनों आरोपी को लेकर आते। अभी फिलहाल सलीम और ताज मोहम्मद को पुलिस ने अरेस्ट किया या नहीं किया? हाँ। 15 तारीख को मुंबई पुलिस आती है हरेसमेंट होकर, 17 को सलीम आके एंट्रिंग डाल देता है, जमानत डालता है, एंटीसेप्टिक डालता है। हाँ। और एक दिन में उसको एंट्रिंग मिलती कैसी है ये बात पुलिस को भी नहीं पता है। अच्छा। जब मैंने पुलिस को जाके बताई तब पुलिस ने अभी 13 तारीख की, हमको 3 तारीख को उसकी डेट थी, उस डेट पे मैं पहुंच गई थी, जज साहब के सामने मैंने खड़े हो गई। मैंने जज साहब को लेटर दी ये सेशन कोर्ट के, तो सर ने, जज साहब ने मेरा सुनने के बाद इसका वकील वहाँ से भाग जाता है तारीख लेकर। फिर दूसरी तारीख कल की थी 13 तारीख को जज साहब आए नहीं वहाँ पे, तो सरनाइक सर ने पूरी फाइट की उधर कि मेरे बगैर इसको एंट्रिंग मिली कैसा। और एंट्रिंग मिलने के बाद 2 दिन में पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। ये तो इतना मास्टरमाइंड है बोले कि ये आया ही नहीं चौकी में अभी तक। अच्छा, ये आपके पूरे केस में जो मुख्य आरोपी है आपका सलीम, हाँ, उसका बहनोई वकील ताज मोहम्मद सीनियर एडिटर, क्या उसका रोल है? उसका रोल ये है कि शुरुआत से प्रतापगढ़ का दबंग है, राजा भैया की धमकी देता है, आतिक अहमद की देता है। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, A to Z रिकॉर्डिंग है, देने को बैठू तो 400 के ऊपर रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन उसमें जो कुछ चुनिंदा रिकॉर्डिंग जो आपने, मैंने आपको
बावजूद ठीक कि है, वो हम लोगों को सुनाए। इतनी रिकॉर्डिंग तो न्यूज में आप चला नहीं सकते हो भाई। आप इसकी इमरान प्रतापगढ़ी उनके घर पे आके चाय पीता है, राजा भैया चाय पीता है। इनकी चाय इतनी स्पेशल होती है कि लड़कियों को पिलवा के रेप करवा दो। अच्छा। चाचा तो चाय पिला के रेप करवाता है और गांव वाले का तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पे इतना गुंडा राज है, जब मैं वहाँ मेरे को इन लोग ने मार के फेंक दिए थे जब मैं जिला हॉस्पिटल में एडमिट थी। MIM की पार्टी जो इतनी तारीफ करती है हम मुसलमान लोग के हक में, MIM के नेता ने भी मुझे गंदी गंदी गाली दी थी हॉस्पिटल के बाहर। क्यों? अरे तुमको शर्म, इनके सब फेवर में थे ना। अच्छा। मैं रो रही थी खड़े रह के, मेरे को वहाँ मारने का पूरा बंदोबस्त हो गया था। वहाँ का जो सबने पहला न्यूज चलवाया उस पे भी ये लोग ने तमंचा रखे थे, मेरे पे भी ये लोग ने तमंचे की बात की थी। मेरे पास वहाँ की मुखिया की तक रिकॉर्डिंग। इस सब में ताज मोहम्मद कहाँ था? ताज मोहम्मद वकील उधर ही था। हाँ। वकील ने पूरा फाइनेंस करने के लिए, जो पूरा हैंडल करने के लिए चांद मोहम्मद को डाला है। अमर उजाला का जो एडिटर है, क्या रिपोर्टर है, क्या मालूम। जब मैं हॉस्पिटल में भी जाती हूँ ना तो मुझे हॉस्पिटल का वार्ड बॉय बोलता है कि चांद मोहम्मद बाहर खड़ा हुआ है, आपका मेडिकल डिले करने बोल रहा है, मेरे सब निशान मिटने के लिए बोल रहा है। मेरा मेडिकल हो ही नहीं रहा था। 12 दिन तक एक सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को क्यों रखा गया जब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ? तो जब 12 दिन के बाद मेरे को एक हिंदू ने वहां से बोला कि कोई मुस्लिम तो कोई आई नहीं, एक हिंदू भाई आए थे महाराज करके, उन्होंने बोले बाजू में DM ऑफिस है, उधर जाके तुम चले जाओ बेटा तो तुम्हारी सुनवाई होगी। मैंने वैसी मार लगेगी हॉस्पिटल में पीछे के गेट से जाके DM ऑफिस के बाहर पेट्रोल डालने की बात की, तब वो लोग पुलिस होश में आई, मेरे को लेकर गई, मेरा मेडिकल हुआ, फिर मेरी FIR हुई। और जो FIR में मेरा वो था ऑफिसर था, उसका भी स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, वो भी रिश्वत लेते पकड़ा गया है। अच्छा, ये FIR में ताज मोहम्मद को आपने नामजद किया था? ताज मोहम्मद को मैंने नामजद किया। ताज यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको? नहीं किया, उसके पूरा मैनेज है उधर ताज मोहम्मद का। ताज मोहम्मद ने क्या धमकियां दी आपको? ताज मोहम्मद ने मुझे बोलता है कि एक वेश्या है, बम्बई में वेश्यागिरी करती है, और दूसरा बोलता है हवाला का धंधा करती है। तो इतना शरीफ है तो आके प्रूफ करना, मेरी एक हल्की सी माहिती भी तुम निकाल के दिखाओ पुलिस चौकी। सलीम के बिहाफ में ताज मोहम्मद ने आपके साथ क्या गलत किया, क्या धमकी? सलीम केस में इसलिए किया कि मेरे को सिर्फ शुरुआत से बोल रहा है कि तुम FIR मत करना, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। और शादी के मैसेज अभी भी उन्होंने किए हैं, ऑफिसर से बात किए ले भी मैसेज है। मुमरा के मदनी मौलाना फौसा के, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। उन्होंने मदनी मौलाना को बीच में डाले थे, मदनी मौलाना ने मुझे बुलाए थे सब। उनको जब तुम्हारा मेरी कोई पहचान नहीं, तुम एक सीनियर एडवोकेट, एक वकील हो, तो एक वकील क्यों एक लड़की को यूपी बुलाता है, बड़े बड़े मौलानाओं को डालता है, बड़े बड़े नेताओं को बीच में डालता है, और इतनी पर्सनल बातें कर रहा है मेरे साथ में मैसेज पे, रिकॉर्डिंग में हंस हंस के। तो एक नॉर्मल होता, जैसा रफीक भाई कोई नॉर्मल होता तो समझते थे कि उसके पास दिमाग नहीं, उसने अपराध किया। एक सीनियर एडवोकेट लखनऊ से बोले एडवोकेट है, कानून की पूरी जानकारी हो के इसने ऐसे एक लड़की के साथ किया। ऐसे वकील से बच के रहो। कानून में ना मदद करने के लिए होता है, लेकिन ये कानून के आड़ में ना एकदम राक्षस है। अल्लाह रसूल की कसम, कुरान शरीफ की सब रिकॉर्डिंग से, बच्चे की कसम, इसकी कसम। तो ताज मोहम्मद तुझे भी एक बेटी, अल्लाह तेरी बेटी के आगे लाएगा। मेरे को यूपी तक बुलाता है, झूठ बोल के लेने को भी आता है, स्टेशन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरे को घर पे लेके जाके रखता है, पंच बिठाते, उसका मामू आता है, नाना आते हैं, सब मिल के मेरे को सिर्फ आश्वासन ही दे रहे और पूछता है मेरे पास पैसा कहाँ से आया। अरे मैं पैसा जो रिकॉर्डिंग आपने हमको दी है ताज मोहम्मद की आपकी बातचीत, हाँ? कुछ रिकॉर्डिंग क्या कहा है उसने? उसमें वो बोल रहा है कि आप अपने आके पैसे ले लो, जो केवल आपने जमानत में खर्चा किया, जो सलीम पे खर्चा किया है, तो किस बात के ताज मोहम्मद मुझे पैसे दे रहे? हाँ, जो कल्याण में जमानत हुई थी, ऐसी चोरी के बहुत बड़े केस में गया था, 1.5 लाख रुपया मैंने भरी हूँ। इसके पूरा प्रूफ है, जमानत की पौती पे मुझे वाइफ बना के डाला गया है, जमानत मेरे पैसे पे हुई है। उसके अलावा क्या बोला है? उसके अलावा उसने मुझे यूपी बुलाया था शादी करवाने, पहले मदनी मौलाना को बीच में डाला, कौसा के मदनी मौलाना ने मेरे भाई को माने ले, भाई को बुला के बात की है। फिर इन लोग ने बात करके मेरे को 1 जनवरी को ट्रेन में बैठी, 2 जनवरी को ये मुझे लेने आता है। पावर की कुछ बात कर रहा था। पावर की वो आप सुनो, रिकॉर्डिंग दी ना मैंने आपको। हाँ। रिकॉर्डिंग में पावर बता रहा है ना, उसके पास पावर राजा भैया का है, प्रतापगढ़ के राजा भैया, उसके पास है ये इमरान प्रतापगढ़ी का पावर, उसके पास है आतिक अहमद। मैं तो बम्बई की महाराष्ट्र हूँ, मेरे को तो कोई भैया भी ये मालूम नहीं, इतनी पावर उसके पास है। और ये जो अमर उजाला का रिपोर्टर है, रिपोर्टर एडिटर जो भी है, चांद मोहम्मद, इस पे तो अल्लाह की लानत है। इनके पास इतना पावर है कि SAP DCP जिसको संतरी मंत्री सबको जेब में रख के यूपी में घूमते हैं। और आज ये पावर होने का मतलब ही जो मैं भुगत रही हूँ 1 साल से, मेरे को ये लोग ने इतना सता के रखे। अभी मेरे को नए नए फोन से, दुबई से, इधर से इतने फोन आते हैं, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार ताज मोहम्मद, चांद मोहम्मद है। ठीक है, ये इतना इनके पास जो प्रतापगढ़ का जो पावर है, जो इनके रस्सू पे एक भाई वकील, झोला छाप वकील, एक रिकॉर्डिंग में तो ये बोल रहा है कि मैं
वकील, वो भी रिकॉर्डिंग दे दूं मैं। प्रतापगढ़ के ऐसे लोगों को लगा रहेगा ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, मेरे को आप लोग कांटेक्ट करो रफीक भाई के वजह से मैं एक एक मैसेज एक एक रिकॉर्डिंग दूंगी। सुनते रहना कि ये ताज मोहम्मद एक वकील पे अगर कोई लड़की रेप केस डालती है रफीक भाई, तो वो वकील उस लड़की को अपने घर बुलाएगा। अगर रेप केस डाली 4 से 5 न्यूज बंबई में चली, 10 से 15 न्यूज गाँव में चली, उस लड़की को आप अपने घर में बुला के 21 दिन रखोगे, स्टेशन पे लेने आओगे? तो उनको पहले से पता था मैं वकील हूँ, मेरे को ABCD Z तक आती है, मैं इसको गुमराह करूंगा और जितना इस्तेमाल कर सकता है लड़की को मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा भी है, रसूखदार भी है। ये खुद बोलता है कि मेरा बाप जेल जाके चुका है। इसका अगर आप माहिती निकालो ना तो इसकी अच्छी खासी माहिती निकलेगी। इसके चाचा नसीम, वो तो मेरे को नसीम खान जो है ना घाटगोपर के MLA, उनकी धमकी देता था और वो MLA लोग के साथ में उसके फोटो है। जब ये लोग मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं तो ये लोग मुझसे पर्सनल नंबर पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं। इतने घंटे कौन बात करता है? अभी भी शादी की बात करे थे। ये शादी की बात पे ही मुझे यूपी बुलाया गया है, मेरे पास मैसेज है पहले का जो आयो था। अच्छा, पहले ऐसा था कि ताज मोहम्मद आपके केस में आरोपी नहीं है? नहीं, आरोपी पहले से ही था, लेकिन उन्होंने पुलिस को सेट किया हुआ था तो पुलिस उनका नाम नहीं डाली। स्टेटमेंट में आपने नाम, हाँ, क्योंकि पहले रिमांड रिपोर्ट में भी उनका, हाँ, रिमांड रिपोर्ट में भी, कोर्ट में से रिमांड रिपोर्ट में उसका आया 2 आरोपी पाइजे, मतलब मांगी जाते। बहरहाल उसका कहना था मेरे पास बहुत पावर है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़। अरे लेकिन यूपी की FIR में भी उनका नाम है, मुंबई की भी उसने क्या बोला? गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो क्या बोल रहा है मतलब रफीक भाई, अगर मेरे को तुम एक वकील हूँ, अगर मुझे बम्बई पुलिस अरेस्ट करती है, मुझे कोर्ट में आता हूँ मैं, तो बोले मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। तो आज वकालत छोड़ो क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस नंबर 1 पे थी। तेरे को लाने गाँव तो आई ना, अब गाँव से ना ऐसा भागा है निकल के। जब इसकी पुलिस गाँव जाती ना तो चांद मोहम्मद जो है अमर उजाला का रिपोर्टर, वो पूरे गाँव वालों को जमा कर लेता है पुलिस पे हमला करने के लिए। तो सोचे कितने दबंगे। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा बोलना यही है कि 1 साल तक जो 1.5 साल से जो लड़ाई में लड़ रही हूँ, इसके अंदर में ताज मोहम्मद वकील है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। ताज मोहम्मद जेल जाएगा और जाना ही चाहिए और वो जाएगा, इंशाल्लाह जरूर जाएगा, क्योंकि अल्लाह तो देखता है और अल्लाह की मार दुनिया में भी और आखिरत में भी है। तब जाकर के कहीं आपके साथ इंसाफ पूरा होगा। मैं मेन ताज मोहम्मद मेरा जिंदगी बर्बाद करने वाला एक वकील होकर, और ये चांद मोहम्मद, इन लोग के तो इतने टॉर्चर से मेरे को जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, स्टेशन तो उतर गई हूँ मैं। स्टेशन तो उतर गई, बाहर आई? बाहर कहाँ पे आऊँ? मुझे तो यहाँ आपको पूरा कोहरा कोहरा दिख रहा है, कैसे आऊँ? मेन गेट से बाहर आओ। हाँ, मेन गेट से बाहर निकलो। हाँ जी, 1 मिनट। ऊपर ब्रिज चढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, ब्रिज मत चढ़ो, सीधे आओ मेन गेट से नीचे उतरो। कैसे सीधे आओ? किस नंबर पे है ये? मैं तो ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। 2 नंबर से सीढ़ी पे चढ़ो, सीढ़ी से नीचे उतरो, 1 नंबर पे आओ। 1 नंबर से फिर गेट पे, वहाँ कोविड वगैरह जांच कर रहे हैं, वहाँ से फिर नीचे बाहर आओ गेट से। जी अच्छा, रुकिए। हेलो। हाँ जी, गेट के बाहर तो आ गई हूँ। कहाँ पे हो? अरे यहीं तो खड़ी हो, जो छोटा रिक्शा वगैरह खड़ा है। छोटा रिक्शा जहाँ खड़ी हो वहीं रुकी रहो। छोटा रिक्शा दाहिनी तरफ निकली होगी, बाई तरफ? ये लेफ्ट तरफ है। लेफ्ट तरफ? हाँ, दाई तरफ। राइट तरफ आओ, राइट तरफ आओ। फोन चालू रख के राइट तरफ आओ। राइट तरफ आओ? तो राइट तरफ आओ। ये टेम्पो स्टार्ट हो रहा है, देख, सुन रही हो? कहाँ से? नहीं, यहाँ तो कोई टेम्पो नहीं स्टार्ट हो रहा है। जब बाहर निकले तो राइट तरफ निकलना था ना, राइट तरफ वाले रास्ते से निकलना है ना। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को एक छोटा रास्ता दिखा और एक अभी बड़ा गेट आगे दिख रहा है। बड़ा गेट दिख रहा है? हाँ, जिससे प्रतापगढ़ लिखा हुआ है। बाहर निकलने का है प्रतापगढ़ लिखा? अरे बाहर कुछ है, टिकट काउंटर है शायद ये। हाँ, तो टिकट काउंटर से अच्छा, रुके रहो, वहीं पे रुके रहो। टिकट काउंटर है लिखा। टिकट काउंटर पे ही रुके रहो। फोन चालू रखो। हाँ, फोन चालू रखो।
किधर हो? बारे में जानकारी करके नहीं रखे हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। पावर है, मुझे तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे पास किस चीज़ आप मेरे पावर को अभी पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ तक पावर अपना लगा दूंगा। मैं तो केवल इमाम साहब को इसलिए लगाया कि इस मामले को आप मुंद्रा में रहते हैं, आप अपने हिसाब से डील कर लीजिए। अगर इमाम खत्म होता है तो खत्म कर दीजिए। आप बताइए ना, इमाम साहब ने मेरा कैरेक्टर खराब बताया। पावर लगाने के लिए आप